जीके के बारे में जानते हैं, क्या है बिहार जीके। चलिए बिहार जीके जानते हैं। क्षेत्रीय कहते हैं कि क्षत्रिय विनाशक कहते उपाधि दिया गया था। कराकट की उपाधि किसको दिया गया था? कराकट की उपाधि भी दिया गया था और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम शासक था। हैं, इसने कलिंग पर भी विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ना। अगर घनानंद या नंद वंश का अंतिम शासक था। अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। मध्यसाल या इसका मंत्री का नाम था घनानंद का। यह सिकंदर के समकालीन थे। कौन? घनानंद। चंद्रगुप्त ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। सिकंदर के बारे में जानेंगे। इसका उपनाम अलेक्जेंडर महान था। पिता का नाम फिलिप था जो मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया यूनान में पड़ता है। भारत पर आक्रमण कब किया था सिकंदर? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इस युद्ध की विस्तारता हाइड्रोस्पीसीज का युद्ध बोलते हैं। आगे इस युद्ध में पोरस की हार हो गई थी, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर द्वारा इसे राज्य लौटाकर दोस्ती कर लिया था। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था, यूरोप में। सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफला था। इसी के नाम पर, घोड़े के नाम पर एक नगर का स्थापना किया था। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था, याद रखिएगा। अब आगे मौर्य साम्राज्य 322 से लेकर के BC से 185 BC, लगभग 137 वर्ष तक रहा मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहायता से 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मगध पर कब्जा कर लेता है एवं मौर्य वंश की स्थापना किया। अब मौर्य वंश का प्रमुख शासक कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त शासनकाल रहा था। चंद्रगुप्त था और उसके बेटा बिंदुसार, फिर अशोक है। 322 से लेकर के 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार 298 से लेकर के 273 BC तक बिंदुसार, फिर इसके बाद अशोक रहा 273 से लेकर के 232 BC तक। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम शासक था या संस्थापक जिसको बोल सकते हैं मौर्य वंश का। फिर इनका बेटा बिंदुसार था। बिंदुसार का बेटा अशोक था, सबसे महान शासक था। फिर अशोक का बेटा कुणाल था। कुणाल का पोता जो था आपका दशरथ, और दशरथ का बेटा जो था आपका बृहद्रथ या अंतिम शासक था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। 322 से लेकर के 298 BC बारे में। यह प्रथम मौर्य शासक था। मगध की राजगद्दी पर बैठने के बाद चाणक्य को अपने प्रधानमंत्री एवं सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना यानी कि कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था और संधि शर्तों के अनुसार। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यों में प्रथम ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर भी विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों में सेंडियोकोटस नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्रा यानी कि कुम्हार स्थित राजप्रसाद भवन यानी कि राजमहल लकड़ी बना हुआ था। राजमहल था लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था। फिर संत जैन भद्रबाहु के संपर्क में आकर के, प्रभाव में आकर के चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला बताया था, जिसमें वो मरने के कगार पर था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने कहता है कि शेलखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग किया था। जल त्याग कर दिया था, अन्न त्याग कर दिया था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। इसको शेलखना विधि कहते हैं। चाणक्य के बारे में जानेंगे। इसका उपनाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे।
चंद्रगुप्त के गुरु भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और सलाहकार भी थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य। पुस्तक था चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र। आगे की संबंध क्या था? राजनीतिक और प्रशासनिक से था संबंध इनका। किसका? चाणक्य। अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था से है। इससे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। किसको? मौर्य को, चंद्रगुप्त नहीं, भारत का मैकियावेली कहा जाता है आपका चाणक्य को। इनकी पुस्तक द प्रिंस था। आधुनिक समय में राजनीति पर लिखा गया प्रथम पुस्तक द प्रिंस है, जिसने मैकियावेली यानी यूरोप में लिखा था। अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में बटा हुआ है। मेगास्थनीज के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी दूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे बेहतर स्रोत था। कौन? अर्थशास्त्र थी पाटलिपुत्रा के साथ। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा के प्रशासन के लिए 6 बड़े समिति था। 6 समिति, प्रत्येक में 5 सदस्य, कुल मिलाकर के टोटल 30 गो सदस्य होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जबकि चाणक्य ने 4 वर्गों में। मेगास्थनीज 4 गो में बांटा था और चाणक्य 4 गो। मेगास्थनीज 7 गो में बांटा था, जबकि चाणक्य ने 4 गो में बांटा था। अब आगे बिंदुसार 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। उपनाम था अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक। धर्म था आजीवक संप्रदाय। अब आगे कहते हैं बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह होता है। इसे दबाने के लिए बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजता है, जो असफल हो जाता है। फिर जा करके अशोक को भेजता है और यह निर्दयता पूर्वक विद्रोह को कुचल देता है। कौन? अशोक। पहले सुसीम को भेजा था। अब मृत्यु कब होता है? 273 ईस्वी पूर्व में। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब आगे है अशोक 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व। ये बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठा था। मगध पर सम्राट बनने से पहले यह अवंती का राज्यपाल था, शासक था। कौन? अशोक। राज्याभिषेक किसका हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गद्दी पर बैठने का 8वां वर्ष में कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कौन से शिलालेख में है? तो ये हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख में। इसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति, शांति की नीति अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म में भिक्षा उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने दिया था। इसका मेरा चचेरा भाई जो भी होगा उपगुप्त। अब दिव्यवादन बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अब आगे चलता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के अधिकतर अभिलेखों में इसका नाम प्रिय यानी कि प्रियदर्शी मिलता है। अर्थ होता है देवों का प्यारा। अब आगे अशोक के वैसे अभिलेख जहाँ अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, वो अभिलेख है आपका गुर्जरा है, मास्की है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में और मास्की कर्नाटक में। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है? वो भाबरी अभिलेख। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। स्वयं को शासक बताया था, वो भाबरू अभिलेख था। कहाँ था? राजस्थान में। अब अशोक भारत का पहला ऐसा शासक हुआ जिसने अपने आदेश एवं विचारों को फैलाने के लिए शिलालेखों या स्तंभों का सहारा लिया था। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7। सबसे बड़ा शिलालेख हो जाएगा आपका 7वां शिलालेख अशोक। आगे चलते हैं। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां पहले बोल दिए हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में पहले बता दिए हैं। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख हो जाएगा आपका रमणीदेई स्तंभ लेख जो नेपाल में। अशोक ऐसा जिसमें कराधान की चर्चा है। अशोक के शासनकाल में भारत में सबसे अधिक बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ राजस्थान, बनारस और उत्तर प्रदेश से लिया गया। उस पर 4 सिंह हैं।
दिखाई गई है 3, है 4 और दिखाया गया है 3। अब है अशोक का लिपि, अरमाइक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, खरोष्ठी उत्तर पश्चिमी भारत में है और ब्राह्मणी भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक शिलालेख ब्राह्मणी है। अब कहता है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था 255 ईस्वी पूर्व में। अशोक के शासनकाल में भारत में पहला बार पहाड़ों को काट करके गुफा का निर्माण किया गया था। अब आगे गुप्त वंश संस्थापक श्री गुप्त था, उसका उसके बाद घटोत्कच। अब चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 319 ईस्वी पूर्व। वास्तविक संस्थापक था आपका कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। एडी मतलब होता है ईस्वी, याद रखिएगा। इसने गुप्त संवत शुरुआत किया था। को चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी का सिक्का सबसे पहले इसी के समय में जारी किया गया था। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे कवि प्रिय भी कहा जाता है। देव प्रिय अशोक और कवि प्रिय समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। सिक्का पर बिना बजाते हुए भी दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त, ये विक्रमादित्य इसको बोलते हैं। गुप्तों में सबसे महान शासक था। इसने अपने भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। यह सबसे महान विक्रमादित्य हुआ करता था। अब तक 16-17 विक्रमादित्य आया था, ये पहला था। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। आगे चलते हैं। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री किसके काल में आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। 9वीं शताब्दी में आया था। फहियान जान लीजिए। फहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था 5वीं शताब्दी में। चीनी यात्री था। 399 से लेकर 422 ईस्वी पूर्व के बीच में आया था। हैंसोंग या हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 7वीं शताब्दी में। 629 से लेकर 45 ईस्वी के बीच में। इतिसंग यह था 7वीं शताब्दी में। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से ही था। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अकबर हो गया अष्टदिग्गज। नवरत्न में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अकबर। अब आगे है अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, जैसे कि तेलुगु भाषा के महान कवि थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। अब नवरत्न अकबर नवरत्न दूगो था, एगो चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के समय में। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, तेलुगु भाषा के महान कवि थे। और अष्टप्रधान ये शिवाजी के दरबार में था, शिवाजी का मंत्रिमंडल था। अब आगे है आपका कुमारगुप्त, इसके बारे में जानेंगे। इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में किए थे। राजगीर नालंदा पड़ता है। यह भारत का प्रथम जो था विश्वविद्यालय था। कौन? राजगीर। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय जो था आपका भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी के अंत में ध्वस्त कर दिया था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। अब आ गया स्कंदगुप्त। भारत में हुनों का आक्रमण इसी के समय में हुआ था। इसने हुनों के आक्रमण को असफल कर दिया था। यह गुप्तों के अंतिम महान एवं शक्तिशाली शासक हुए। कौन? स्कंदगुप्त। इन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था, साफ सफाई भी करवाया था। आगे सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था, मौर्य वंश में। आगे गुप्त काल के बारे में जानेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। किसी स्त्री एवं महिलाओं को सती होने का पहला प्रमाण जो मिलता है गुप्त काल के ही मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। गुप्तों का धर्म हिंदू और भागवत विष्णु था। गुप्तों का धर्म हिंदू भागवत विष्णु था। गुप्तों के समय बढ़ावा मिला था क्या क्या चीज़ का? धर्म का, हिंदू धर्म का, भाषा संस्कृत का। धर्म हिंदू का, भाषा में संस्कृत। मिहिर कुल क्या है? हून शासक जो था। शैव धर्म बौद्धों पर अत्याचार करता था। गोंड यानी कि बंगाल का शासक शशांक शैव धर्म
बौद्ध पर अत्याचार किया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था यही शशांक ने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वर्तमान में जो वहाँ पर बोधि वृक्ष है वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, लगाया गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1880 ईस्वी में श्रीलंका से मंगवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1880 में श्रीलंका से मंगवाया था बोधि वृक्ष। आगे चलते हैं। पाल शासक, संस्थापक था गोपाल का 750 ईस्वी में। गोपाल ने बिहार शरीफ में आदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। आदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पाल शासक गोपाल ने। आदंतपुरी बौद्ध ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। पाल शासकों को बांग्ला इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुंगेर योग विश्वविद्यालय, मुंगेर में कौन सा विश्वविद्यालय है? योग विश्वविद्यालय है। बंदूक कारखाना के लिए मुंगेर प्रसिद्ध है। धर्मपाल, उन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे। कौन? धर्मपाल ने। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक धर्मपाल था। अब आगे कन्नौज के बारे में जानेंगे। कन्नौज पहले पाल शासक जो बंगाल का था, गुर्जर प्रतिहार था गुजरात में, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, याद रखिएगा। पाल शासकों में सबसे महान व शक्तिशाली धर्मपाल था। अब आगे है आपका देवपाल। जावा शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र को नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति दिया गया था एवं 5 गांव दान में दिया गया था। महिपाल के समय में पाल शक्ति फिर से चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है 11वीं सदी में। अब है रामपाल। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल। रामपाल ने ही जगदलपुर विश्वविद्यालय यानी बांग्लादेश की स्थापना करवाया था। रामपाल के समय में ही मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना हुआ था। कर्नाट वंश, रामपाल के समय में ही मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। पालों के समय में कांस्य मूर्ति कला उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। आगे धीमन पाल एवं विट्ठल पाल मुख्य कांस्य मूर्तिकार थे। सेन वंश, संस्थापक सामंत सेन था। सेन शासक बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। लक्षसेन की राजधानी जो थी नदिया जिला लखनऊती थी। अब है कर्नाट वंश, संस्थापक नान्यदेव था। नान्यदेव, इसके बाद आया था गंगदेव, बेटा था नान्यदेव का। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण के समय कर्नाटक शासक था नरसिंह देव। सेन वंश शासक था लक्षसेन और पाल वंश था इंद्रधूमल पाल। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया था उस समय जो था कर्नाटक का शासक कौन था? नरसिंह देव था। और सेन वंश संस्थापक कौन था? लक्षसेन। और पाल शासक कौन था? इंद्रधूमपाल था। कहते हैं हरि सिंह देव कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हुआ। गैसुद्दीन तुगलक यानी दिल्ली का शासक ने बंगाल अभियान से लौटते समय हरि सिंह देव की हत्या करवा दिया। गैसुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान 1324 में हुआ। कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरागढ़ यानी कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब आ गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक मुस्लिम शासक या आक्रमणकारी जो था आपका बख्तियार खिलजी था। कब? 1190 में यानी कि 12वीं सदी में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आदंतपुरी को आग लगा करके ध्वस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही सैनिक अली मारदान द्वारा कर दिया गया था। खचरे करेगा तो क्या करेगा। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी का संबंध दिल्ली के खिलजी वंश से नहीं था। याद रखिएगा, बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला शासक या सुल्तान इल्तुतमिश था। तुगलक काल में बिहार, इसके बारे में जानेंगे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करता था। बिहार का नाम बिहार संभवतः इसी काल में पड़ा था, तुगलक काल में। गौसुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान जो था 1324 में शुरू हुआ था। मलिक बिया या मलिक इब्राहिम इसका बिहार का गवर्नर या प्रशासक मकबरा कहाँ था इसका? बिहार शरीफ। यह तुगलक स्थापकला का बिहार में सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अब आगे है बिहार में दिल्ली के शासक। बिहार में दिल्ली के शासक कौन कौन था? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश। देखिए वंश क्रम देखिए,
पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश, मुगल वंश बिहार में। अब गुलाम वंश संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, हैं। उसके बाद था आपका ऐबक बख्तियार खिलजी। फिर खिलजी वंश अच्छी गुलाम वंश संस्थापक कौन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर बख्तियार खिलजी। अच्छा, ये जो था खिलजी वंश का इल्तुतमिश था। अब आगे तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, लोदी वंश सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद आ गया आपका मुगल वंश का होगा दरिया खां या लोहानी। आगे चलते हैं। लोदी वंश अफगान शासक था। सिकंदर लोदी के बिहार शरीफ अभिलेख से पता चला है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया था और दरिया खां लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। आगे चलते हैं। आगे सिकंदर लोदी दरिया खां लोदी बिहार का शासक नियुक्त किया था। उसका पुत्र था मोहम्मद शाह लोहानी जो बहार खान लोहानी था। इसके दरबार में शेरशाह रहता था। अब आगे कि भारत का प्रथम अफगान शासक लोदी बल्लभ लोदी था। बिहार का प्रथम अफगान शासक दरिया खान लोहानी था, सिकंदर लोदी जिसको बोलते हैं। भारत एवं बिहार का द्वितीय अफगान शासक शेरशाह था। शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। क्या है वंश? सूरवंश। शेरशाह सूरी कौन वंश में था? सूरवंश या सूरी वंश, याद रखिएगा। यह मूल कहाँ का था? यह अफगान का था। यह भारत एवं बिहार का द्वितीय अफगान शासक था शेरशाह सूरी। पिता का नाम हसन खां था। जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार भी थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? किसने दिया? बहार या बखार या दौलत खां लोहानी ने दिया था। क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। 1529 में बंगाल के शासक था। आगे की शेरशाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हरा करके शेर शाह हजरत अल्लाह या रैयत अल्लाह की उपाधि धारण किया था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। अब 1529 में क्या हुआ था? बंगाल के जो था नुसरत शाह को हरा करके शेरशाह हजरत अल्लाह या रैयत अल्लाह की उपाधि धारण किया था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह खां या वह हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। इस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करता है। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, अंतिम युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। फिर 1541 में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया। ओहो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया एवं इसे बिहार की राजधानी के रूप में परिवर्तित किया था। और 1555 ईस्वी में शेरशाह का अंतिम युद्ध कलिंजर के कीरत सिंह के विरुद्ध हुआ था। कलिंजर के किला जीतने के क्रम में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह मृत्यु के समय उनका नाम आग्नेयास्त्र, मतलब शेरशाह मृत्यु के समय उन उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। शेरशाह को अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। हालांकि शेरशाह का शासनकाल बहुत ही छोटा रहा, परंतु उनके द्वारा जो था दिए गए सुधार बहुत बड़े बड़े हुए थे। आगे सुधार कौन कौन किए थे? भूमि सुधार। भूमि को मापने के लिए गज एवं सिकंदरी या सनकी पद्धति की शुरुआत किया था। कौन? शेरशाह सूरी। बख्तियार खिलजी बारे में जानेंगे। बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण के समय जो था कर्नाटक हो गया था, वही बात दोहरा गया ना। आगे या सनकी डंडी का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। कबूलियत या पट्टा इकरार या नामा प्रथा की शुरुआत किए थे शेरशाह ने। इसने टोडरमल को राजस्व मंत्री नियुक्त किया था। इसने शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन? शेरशाह सूरी।
इसने शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए थे। आधुनिक समय में रुपये का प्रचलन करवाने वाला शासक कौन से सासुरी था? इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण, शुरुआत या मरम्मत करवाया था। यह सड़क बंगाल के कोलकाता को पेशावर यानी पाकिस्तान से जोड़ती है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में बिहार में पड़ता है। निर्माणकर्ता शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया था? खुद शेरशाह ही ने बनवाया था। आगे चलते हैं। विशेषता क्या रहा? झील के बीचों बीच निर्मित था। अष्टकोणीय चबूतरा पर बना हुआ था। भारत में अफगान स्थापकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह के बाद इसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह सूरी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन? जलाल खां। किस नाम से? इस्लाम शाह सूरी के नाम से। मुगल काल में बिहार। बाबर ने जलाल खां को बिहार का शासक नियुक्त किया था। अकबर ने सुलीम खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, बाद में मान सिंह को। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जिसे यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें दफनाया गया था। नालंदा बिहार में पड़ता है। 1292 के बारे में जानेंगे। अब कहता है बाबर, पहले शासक क्रम देखिए। बाबर का बेटा हुमायूं खोजेगा आपका अकबर का जहांगीर के शाहजहां। बाबर के जलाल खां जिसको बोलते हैं। अब अगर ताज खां अकबर का बेटा था। अकबर खोजेगा आपका ताज खां करारानी। सबसे अच्छा शासक जो था आपका सुलेमान खान और करारी दाऊद खां करानी। इसका संबंध खराब रहा था। आगे चलते हैं। 1574 में अकबर द्वारा बिहार पर आक्रमण किया गया। जब अकबर बिहार पर आक्रमण किया उस समय बिहार का शासक दाऊद खां करानी हुआ करता। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करानी था। बिहार का प्रथम अफगान शासक दरिया खां नुहानी था। बिहार एवं भारत का सबसे महान अफगान शासक शेरशाह सूरी था। 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा पूरी तरीके से बिहार विजय हो गया था, जीत गया था। बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अकबर द्वारा नुमी खां को प्रशासक नियुक्त किया गया। 1702 में अंग्रेज ने अपने प्रिय पोता राजकुमार अजीम को बिहार का जो था प्रांतपति नियुक्त किया था। आगे चलते हैं। आगे अजीम ने पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद रख दिया था। इस सलाह अजीम क्या किया था? पटना का नाम बदल करके। हाँ, क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्रा को नाम बदल पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा। 1713 में फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। 1761 शाह आलम द्वितीय द्वारा मुगल शासक था। शाह आलम द्वितीय मुगल कहता है कि 1761 में शाह आलम द्वितीय दूसरा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक बिहार में ही हुआ था। कुल 2 मुगल बादशाह ऐसे हुए जिनका राज्याभिषेक बिहार की धरती पर किया गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, भारतीय शासक और अंग्रेज के बीच हुआ था। अब भारतीय से अंग्रेज के बीच में आगे कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो अंग्रेज था, जीता था हेक्टर मुनरो। अवध का नवाब शुजाउद्दौला हुआ। बंगाल का नवाब मीर कासिम था, हार गया था बंगाल का नवाब मीर कासिम। आगे की इलाहाबाद की संधि 2 की हुई थी, एगो 12 अगस्त का, एगो 16 अगस्त का। पहला जो हुआ था 12 अगस्त वाला 1765 में, इसके बीच मुगल बादशाह और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज जो था रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। आगे चलते हैं। मुगल बादशाह ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी अधिकार, राजस्व अधिकार ये अंग्रेजों को दे दिया था। मध्यकाल में बिहार का उपलब्धियाँ क्या थी? मध्यकाल में बिहार संस्कृति, प्रगति, उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल में बिहार में तुगलक, अफगान, मुगल शैलियों के कई स्थापकला का निर्माण किया गया है। अब आगे आपका तुगलक शैली क्या है? मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में, याद रखिएगा। यह गौसुद्दीन तुगलक के मकबरे से प्रभावित है। अफगान शैली क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। मुगल शैली कहता है कि शाह दौलत का मकबरा मुंगेर पटना में, जहांगीर के शासनकाल में निर्मित है। बिहार में प्रांत प्रति शासक जो था इब्राहिम खां कराकर द्वारा निर्मित है। बिहार में अनेक सूफी संप्रदाय प्रचलन में थे लेकिन सबसे लोकप्रिय फिरदौसी थे।
अन्य जैसे कि चिश्ती, कादरी और सुहरावर्दी सबसे परिचित था फिरदौसी, याद रखिएगा। दरियापंथी क्या था? दरियापंथी संत दरिया साहिब का अनुयायी था जो कबीर के विचारों से प्रभावित था। नवाब हैबत जंग का मकबरा कहाँ? पटना सिटी में। नवाब हैबत जंग मकबरा कहाँ? पटना सिटी में। आगे चलते हैं। सिख धर्म एवं बिहार, इसके बारे में जानेंगे। बिहार में पहला सिख गुरु नानक एवं नौवें सिख गुरु तेग बहादुर का आगमन हुआ था। पहला नानक का, नौवां तेग बहादुर का। 10वें एवं अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना शाही यानी कि पटना सिटी बिहार में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1666 में हुआ था। गुरु कब बने थे? 1676 में 10 वर्षों के लिए। खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? 1699 में। मृत्यु 1708 में नादेर महाराष्ट्र में हो गया था। पटना साहिब में इनके जन्म स्थान पर एक गुरुद्वारा का निर्माण करवाया गया है जिसे तख्त श्री हरमंदिर कहा जाता है। पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी देवी और पत्नी का नाम साहिबा देवी थी। देशेर कथा पुस्तक के लेखक सासाराम गणेश देवस्कर। देशर का अर्थ देश की बात है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक जो था, जैसे कि संस्थापक था सर सैयद हैदर हुसैन और मुरली मनोहर प्रसाद था। अब आगे है आपका आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे। बिहार का आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों एवं बिहार, इसके बारे में जानेंगे। बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली था। जब ये आया था तो इसके समय में मसाला का विकास, और डच जब आया था तो वो था आपका सूती वस्त्र के बारे में प्रचार के। इसके समय में जो था ना, रखिए ना कि फिल्म उद्योग, आलू, टमाटर, बैगन, ये सब के द्वारा लाया गया था। आगे चलेंगे। आगे है पुर्तगाली हुगली को अपना अधिकार बना करके बिहार से सोरा प्राप्त करता था। है नोटेड पॉइंट है कि सोरा का इस्तेमाल बारूद या विस्फोटक बनाने में किया जाता था। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में बिहार सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। यूरोपीय कंपनी भारत में बिहार से ही सोरा प्राप्त करती थी। डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के क्षेत्र में हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। अंग्रेज फैक्ट्री, आगे अंग्रेज फैक्ट्री अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में वर्तमान में गुलजार बाग में, हालांकि 1620 में ही अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रयास असफल हो जाता है। फ्रांसीसी यात्री तैयब ने का कथन निम्न प्रकार का है। पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर रहा। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा। कौन? पटना। मेटरनिक का कथन क्या था? पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख है। जॉन मार्शल या पीटरी मुंडी या पटना आने वाले अन्य यूरोपीय मंत्री थे। कौन? जॉन मार्शल या पीटरी मुंडी अंग्रेज था जिन्होंने पटना की खुशहाली और समृद्धि की चर्चा की। कौन? जॉन मार्शल या पीटरी मुंडी ने। अब 1757 प्लासी युद्ध, इसके बारे में जानते हैं। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुआ था प्लासी युद्ध, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को हुआ था। पश्चिम बंगाल का भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण युद्ध हार जाता है और फिर रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि मीर जाफर को जो है वहाँ का नवाब बना देता है और कुछ ही समय बाद इसको हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को बना देता है। इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का गिदर या गधा कहा गया। आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने फिर मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली बनाया। फिर मीर जाफर ने अंग्रेज को सोरा के व्यापार पर अधिकार प्रदान किया। नोनिया विद्रोह 1717 में हुआ था। संबंध सोरा उत्पादन से। नोनिया विद्रोह। अगर मीर जाफर के बाद मीर कासिम को अंग्रेज द्वारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है 1761 में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित करता है। फिर मुंगेर मुर्शिदाबाद से मुंगेर करता है। आगे इसने अंग्रेजों की भांति सभी भारतीयों के लिए बंगाल में बिना किसी कर के चुंगी व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच बंगाल के नवाबों ने असंतोष लड़ाई की असली वजह व्यापारिक दस्तावेज का दुरुपयोग था।
बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 22 जुलाई होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि प्रमुख भारतीय शासक एवं अंग्रेज के बीच, जैसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था हेक्टर मोरडो के साथ। अवध का शासक सिराजुद्दौला प्लस अवध का जो हुआ था आपका शुजा-उद-दौला और हेक्टर मोरडो। बंगाल का शासक मीर कासिम और हेक्टर मोरडो। इसमें क्या हुआ था कि मीर कासिम हार गया था, अंग्रेज जीत गया था। फिर 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच। शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिया जाता है। अंग्रेजों ने राजस्व वसूली के लिए दीवान या उप प्रांतपति जैसे कि बिहार से था आपका सिताब राय, बंगाल से नारायण था, राम नारायण राय, और ये उड़ीसा को जो था आपका उड़ीसा का दुर्लभ राय था। चलिए चलते हैं अब आगे। 1770 में रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर ने लाया था। प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर ने था। अनाज भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण का निर्णय लिया गया था। किसके समय में निर्माण शुरू हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1784 में। किसके समय में पूरा हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1786 में। बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध 3 चरणों में होता है। संपन्न वर्ग द्वारा, नवाब जमींदार द्वारा और जनजातियों द्वारा, फिर आम जनता के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। अब आगे कि बिहार में जनजाति विद्रोह के बारे में। तड़िया चोर लेव कहता है कि लेलव न हो कलवा। ट्रिक है कि तड़िया चोरा ले लव न हो कलवा। पहले हो गया आपका नोनिया विद्रोह 1770 में, तमार विद्रोह 1779 से 94 में, चेरो विद्रोह 1800, तड़िया चोर ले लव न हो कलवा। तो नोनिया विद्रोह कब हुआ? 1770 में। तमार विद्रोह 1779-94 में, नहीं 89-94 में। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में। हो विद्रोह 1820-21 में। हिम शिवभूमि क्षेत्र पड़ता है झारखंड में। आगे है कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में। संथाल विद्रोह किस जनजाति द्वारा? कहता है किस जनजाति द्वारा? तो संथालों के द्वारा। कब? 1855-56 में। कहाँ? भागलपुर बिहार, राजमहल झारखंड में। किसके विरुद्ध? दिखुआ यानी कि बाहरी लोग व्यापार करने के लिए अंग्रेजों और साहूकारों के विरुद्ध। प्रमुख नेता सिंधु कान्हू और चांद ई भैरव थे। कौन? संथाल विद्रोह। आंदोलन का शुरुआत भगनीडीह गांव में हुआ था। अगर कहता है कि यह जनजातियों द्वारा लड़ा गया प्रथम ऐसा लड़ाई था जो पहली बार पूरी तरह से संगठित होकर लड़ा था। कौन? संथाल विद्रोह। उद्देश्य था कि दिकुआओं को बाहर निकालना। सिंधु कान्हू ने खुद को ठाकुर जी का अवतार बताया था। संथाल कश्तकारी कानून 1876 में पारित किया गया था। अब आगे है आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा द्वारा किया गया था, मुंडो द्वारा। इसके अगलू कहता है कि इसे अलगुलान की भी कहा जाता है, अलगुलान का विद्रोह भी कहा जाता है। अर्धथा के महाविद्रोह कब? 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह छोटा नागपुर रांची के क्षेत्र में हुआ था। कौन? मुंडा विद्रोह। प्रमुख नेता बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को सिर्फ एक ईश्वर सिंह बोंगा यानी कि सिंह बोंगों की पूजा करने का सलाह दिया था। मुंडाओं का जो था ना अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर कश्तकारी कानून यानी टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में होता है। झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ। कौन गांव में? उलीहाती गांव में। गुरु का नाम था आनंद पांडे। चक्रधरपुर के जंगल में बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, विकिपीडिया के अनुसार 3 मार्च को। आगे याद रखिएगा। और जेल में जून 1900 में हैजा यानी कि कोलेरा से मृत्यु हो गया था बिरसा मुंडा। इनका उपनाम धरती अब्बा था। इसका अर्थ होता है धरती का पिता। आगे झारखंड का निर्माण या गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस इसी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आगे चलते हैं। ताना भगत आंदोलन, यह भी झारखंड में हुआ था। कब? 1914 में हुआ था। 1914 से लेकर के असहयोग आंदोलन तक 1920 तक जतरा भगत के नेतृत्व में, और शुरुआत में हिंसक, बाद में अहिंसक। जतरा भगत के ऊपर गांधी के विचारों का प्रभाव पड़ा एवं असहयोग आंदोलन में उनका क्या हो गया था? सहयोग किया गया था। फिर 1857 का जो क्रांति एवं बिहार, इसके बारे में बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 से रोहनी गांव देवघर झारखंड शुरू हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति का विस्तार के बारे में जानेंगे। 12 जून को हुआ था देवघर में। देवघर से होते हुए पटना गया 3 जुलाई को। पटना से दानापुर, पटना से मुजफ्फरपुर से दानापुर गया 25 जुलाई को, और दानापुर से आरा गए। आरा में जगदीशपुर के जमींदार जो था वीर कुंवर सिंह ने किया था। अब आगे आपका पीर अली, ये पटना के क्या थे? एक किताब बुक स्टोर दुकानदार थे। पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन? पीर अली। 1857 की क्रांति के दौरान पटना से क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे थे। पीर अली चिल्ड्रेन पार्क पटना में, याद रखिएगा, पूछेगा पीर अली चिल्ड्रेन पार्क कहाँ है? पटना में। आगे चलते हैं। आगे वर्तमान में भोजपुर, आगे है 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र आराम पड़ता है। वर्तमान में भोजपुर जिला तब के शाहाबाद था। 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह। क्रांति के दौरान पटना के कमिश्नर या विलियम टेलर थे। विलियम टेलर। आगे 1857 की क्रांति से प्रभावित बिहार का क्षेत्र सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, सैनिक शासन, मार्शल लॉ एवं भागलपुर, गया, रोहतास, सासाराम, नालंदा इससे प्रभावित था। मुंगेर इस आंदोलन से प्रभावित रहा था। वीर कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे। वीर कुंवर सिंह जन्म जगदीशपुर में हुआ था, शाहाबाद वर्तमान में भोजपुर में। कब? 1777 में। पिता था साहबजादा सिंह, माता थी पंचतरणी देवी। 25 जुलाई को दानापुर के सैनिक आरा पहुंचे। 26 जुलाई को कुंवर सिंह नेतृत्व स्वीकार किए गए। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने बंदूक बारूद की फैक्ट्री लगवाई थी। कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगी कृष्णा सिंह थे, सेनापति था, और अमर सिंह। 1857 क्रांति के समय कुंवर सिंह का उम्र लगभग 80 वर्ष था। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों द्वारा छापामार युद्ध प्रणाली का सहारा लिया गया। उन्होंने कानपुर के नाना साहेब एवं उनके सहयोगी तात्या टोपे से समर्थ स्थापित कर अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। गोली लगने के कारण 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गया कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद क्रांति का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने संभाला था। कहाँ से? कैमूर के पहाड़ियों में छिप करके। 1 नवंबर 1858 इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को घोषणा की गई। घोषणा में क्या क्या चीज़ कहा गया था? ये बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का अंत किया जाएगा। भारत के शासन अब सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ से चलेगा। 1857 की क्रांति के विद्रोह को क्षमादान लेकिन सबको नहीं। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। 1966 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कुंवर सिंह के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1966 में। 1992 में आरा में बिहार सरकार द्वारा कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कुंवर सिंह डाक टिकट कब? 1966 में। और कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में। कहाँ? आरा में। अब आरा छपरा पुल को वीर कुंवर सिंह सेतु कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि वीर कुंवर सिंह सेतु कहाँ है? तो आरा छपरा प्लस, आरा और छपरा के बीच है। पटना जंक्शन के पास हार्डिंग पार्क का नाम बदलकर कुंवर सिंह पार्क या आज़ादी पार्क रखा गया। क्वेश्चन पूछता है पटना जंक्शन के पास हार्डिंग पार्क का नाम बदल करके क्या रखा गया है? वीर कुंवर सिंह पार्क। अब बहावी आंदोलन, इसका प्रमुख केंद्र पटना बिहार था। सितना अनेक पश्चिमोत्तर भाग में था। संबंध मुस्लिम धर्म से था। उद्देश्य था मुस्लिम धर्म में सुधार। शुरुआत में सिख धर्म के विरुद्ध, बाद में अंग्रेज के विरुद्ध हो गया। 1857 की क्रांति में उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था।
वहाबी आंदोलन का भारत में प्रवर्तक जो था, शुरू करने वाला था सैयद अहमद बरेली। आगे 1781 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्म हुआ था। 1821 में पटना आए थे। 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता इनायत अली या विलायत अली था। अम्बेला अभियान 1863 के द्वारा अंग्रेजों में वहाबियों का दमन कर दिया गया था। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में किम्मा था। 27वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था। अध्यक्ष कौन रहे थे? RN अधुलकर। कौन रहे थे? RN अधुलकर। फिर 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ गया में, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। फिर 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ हजारीबाग, झारखंड में, उस समय बिहार में था, रामगढ़ में है, और अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं। आगे 1998 में मुंबई में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इनाम ने की। 1934 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से जो था, अध्यक्ष पद से का स्थापना की, तब राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए बाबू महेश्वर नारायण एवं सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 1185 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, संयुक्त सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब आगे के उम्मीदवार किसी भी समुदाय से था, चुनाव होता था और सब मिल करके मतदान करता था। खास संप्रदाय के उम्मीदवार मुस्लिम, जैसे कि मतदाता केवल मुस्लिम ही संप्रदाय के लोग ही करेंगे। अब आगे कि सब मिलकर के मतदान करेंगे, मतदान केवल उसी संप्रदाय के लोग करेंगे। हिंदू में राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का निर्माता कहा। लॉर्ड मिंटो पाकिस्तान के निर्माण में मुस्लिम लीग की मुख्य भूमिका था। मुस्लिम लीग के गठन में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मुख्य भूमिका निभाया था। मुस्लिम लीग के कहने पर लॉर्ड मिंटो द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कब? 1909 में। 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस यानी कि बिहारी छात्र सम्मेलन का गठन किया गया। पहला अधिवेशन पटना में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। इसका 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में किया गया। अब आगे है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस या बिहार प्रादेशिक सम्मेलन गठन या पहला अधिवेशन 1908 पटना में हुआ। प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम था। 1909 में इसका दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ। आगे चलते हैं। अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसके प्रयास से? दीप नारायण सिंह के प्रयास से। 1920 में 12वां अधिवेशन भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन का शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से माना जाता है। कब से? 1917 से। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसानों को संगठित कर 1918-19 में आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व विद्यानंद ने किए थे। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर या श्री कृष्ण सिंह के समय में हुआ, नेतृत्व में हुआ था। 1928 में किसान सभा का औपचारिक गठन स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। नया नाम बिहार किसान सभा। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन किया गया था। आगे की अन्य नाम बिहार प्रोविंशियल किसान सभा या प्रांतीय किसान सभा। इसका गठन स्वामी सदानंद की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ से? सोनपुर या हाजीपुर से। कहता है कि हरिहर मेला सोनपुर में लगता है, याद रखिएगा। सोनपुर मेला सोनपुर में लगे करता है, लेकिन हरिहर मेला इसी को बोलते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठन किया गया था। कहाँ? लखनऊ में। अध्यक्षता स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। महासचिव NG रंगा था। स्वामी सदानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे।
बिहार के पटना में बिहटा में आश्रम की स्थापना किया, यही इसका कार्यस्थली था। स्वामी सदानंद सरस्वती, इन्होंने भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हुंकार शुरुआत में इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ था। फिर क्या हुआ कि जब कांग्रेस किसानों की मांग को ध्यान नहीं दिया, तब ये वामपंथी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी की ओर मिल गया। किसान आंदोलन से खुद को बचने के लिए जमींदारों ने नाइटहुड या पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना किया 1932 में। आगे चलते हैं। अन्य किसान नेता राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा या पंचानंद शर्मा, ये सभी अन्य किसान नेता थे। कौन? राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, याद रखिएगा। अंबारी सत्याग्रह 1939, सारण छपरा के अंबारी नामक स्थान पर बकास्त भूमि के वापसी को लेकर के राहुल संकेलन के नेतृत्व में चलाया गया। मुंगेर में एवं मोकामा के बहरिया हाल में भी ऐसी आंदोलन चलाया गया था 1935 में। मोकामा का नेतृत्व करता कार्यानंद शर्मा था। देश के स्वतंत्र होने के बाद बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून को सबसे पहले पारित किया। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन 1857 क्रांति 1885 में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में बट गया था। मतलब नरम दल एवं गरम दल युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पाया। युवाओं ने अलग अलग रास्ता अपनाया। अंग्रेजों के अंदर दहशत यानी कि डर आगे जल्दी परिणाम क्या था? रिजल्ट क्रांतिकारी आंदोलन पहला और बाद में असहयोग आंदोलन बीच में हुआ था। चलते हैं। 1906 में बाबाजी ठाकुरदास द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा 1906 में। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के बारे में जानेंगे। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। खुद हत्या संजोग से कैनेडी की गाड़ी वहाँ पर पत्नी और उनकी बीवी थी गाड़ी में, खुद हत्या कर लिया। और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी तो खुद हत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दिया गया। खुदीराम बोस युगांतर नामक गुप्त संगठन से जुड़े हुए थे। 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा पटना में स्थापना सचिन सान्याल के द्वारा किया गया। रेवती नाता क्या था? रेवती नाता ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे जो भागलपुर में सक्रिय थे। स्वामी सत्यदेव ये आर्य समाज के सदस्य थे और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के विचारों से प्रभावित थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड के लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहता है कि युगेंद्र शुक्ल 1930 में तिरहुत षड्यंत्र केस। कहता है कि मणिनंद्र नारायण राय 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बिहार से सदस्य थे। मनेंद्र नारायण एवं प्रोफेसर शाह। आगे है हसरा के बिहार में प्रमुख केंद्र पटना में छपरा। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष बना। फणींद्रनाथ घोष की हत्या बिहार के बेतिया में बैकुंठ शुक्ला द्वारा कर दी जाएगा। भवानी मंदिर स्थापना की स्थापना भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा किया गया। 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना ठाकुरदास भार्गव ने किया था। 1908 में 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र हुआ था। 1913 में अनुशीलन समिति पटना और सचिन संथाल द्वारा किया गया था पटना में। रेवती नाग या ढाका अनुशीलन समिति था। रेवती नाग क्या थी? यह ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे भागलपुर से। सत्यदेव या आर्य समाज संबंधित थे और
और शुरू किया गया था कृष्णदेव वर्मा के। 1930 ईस्वी में तिरहुत षड्यंत्र केस योगेंद्र शुक्ल ने किया था। 1927 में फणींद्र नारायण राय पटना युवक संघ के सदस्य बना था। मणिंद्र नारायण प्लस शाह HRS से जुड़े थे। 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। सरकार गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ला द्वारा किया गया। स्वतंत्रता संघर्ष एवं गांधी युग एवं बिहार 1947 से 1917 से 47 तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, जिसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर गांधी जी पटना होते हुए चंपारण पहुंचे। उस समय चंपारण का जिलाधिकारी WV हाई हॉक था। गांधी जी के ऊपर मोतिहारी के कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। चंपारण की समस्या क्या था? यहाँ के किसान ने अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था, जो किसान वहाँ नहीं करना चाहते थे। और 3 बीघा में मतलब 3 कट्ठिया पड़ता है, यानी कि 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती किया जाता है, जिससे किसानों की उर्वरता, ज़मीन की उर्वरता ख़त्म हो जाती थी और उसका उपज का भी कुछ हिस्सा नहीं ऊपर हो पाता था। और उस समय क्या हुआ था कि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खेती शुरू हो गया था, जिसका बाहरी मूल्य मतलब नील का मूल्य बहुत कम था। अंग्रेजों द्वारा चंपारण जन समिति, जिसमें गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया गया था। यहाँ पर 3 कट्ठिया पद्धति प्रचलन में था। 3 विषाई भाग में नील की खेती होती थी। इसमें किसानों की समस्या को उचित बना करके उनकी लगभग अधिकार मांगों को मान लिया गया था। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभावित हुआ। आगे चलते हैं। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग यही चंपारण सत्याग्रह के तहत किया गया 2017 में। गांधी जी का चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग ओवरऑल दूसरा था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कब? 1906 में। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी रहे थे राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रजेश किशोर प्रसाद, महादेव देसाई गांधी जी के सचिव रहे थे। और मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकुमार शुक्ल, नरहरि पारिक। आगे है। राजकुमार शुक्ल मूल रूप से मुरली भरगवा गांव के थे। चंपारण कृष्ण अधिनियम टेनेंसी एक्ट 1918 में पारित किया गया था। व्यापार आंदोलन कथा कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी को राजकुमार शुक्ल से बापू को उपाधि मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बापू कहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वहाँ के किसानों को ऐसा क्यों लगता था कि जीत गांधी जी की हो गई, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। आगे की खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद की गरिमा को बहाल करने का आंदोलन। प्रमुख नेता मोहम्मद अली था, शौकत अली था और अबुल कलाम आज़ाद था। अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ। कब? 1919 में। अध्यक्ष गांधी जी थे। बिहार के प्रमुख नेता नजरुल हसन इनाम और मजरूल हक था। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन का मतलब होता है न सहयोग। अंग्रेजों को किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना था। आगे चलते हैं। 1920 ईस्वी में देख लेते हैं। बस आज यहीं तक। पेज नंबर कितना है? ये होगा